What? All right. So we finished the book of Bihar School of Yoga on Swara Yoga, and this is the other book, Shiv Swaroday, प्राण विद्या द साइंस ऑफ साइंसेस. तो इसमें से है ना, मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ टिक मार्क किया है. खास करके एक टॉपिक ऑलरेडी हमने काफी उसको स्टडी किया है, फिर भी दिक् काल और गति इसके बारे में कुछ कुछ थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, तो वो मैं पढ़ के सुनाने वाली हूँ आपको. Swarodaya has been known by other titles also as Shiv Swarodaya, Pavana Vijaya, or simply as Swara Shastra. हाँ, और all right, we will let this go. Okay. दिक, काल और गति, डी आई के दिक यहाँ पे लिखा है. दिक का मतलब होता है स्पेस, स्थल जिसको हम या क्षेत्र बोलेंगे हम, या एक्चुअली क्षेत्र भी नहीं बनता है, स्पेस यानी आकाश तत्व बनता है, और या क्षेत्र भी आप समझ सकते हो. काल यानी टाइम और गति यानी मोशन. तो इसमें वो कहते हैं कि the concept of Dik, Kal and Gati presupposes phenomena of life and their relation, impact, meaning and significance to the phases of life. Life is a part of creation or is creation. The other accepted term for creation in philosophy is Genesis. Genesis again is perceived as man, nature and transcendental. Thus, these triad is ultimately related to the concept of Dik, Kal or Gati. देखो, दिक्, काल और गति, ये तीन संकल्पना जो है, ये मनुष्य को लग के है या प्रकृति को लग के है. तो मनुष्य, प्रकृति और परा, मनुष्य और प्रकृति से, जो प्रकृति से परा है वो, ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजों को वो एप्लीकेबल होती है, वरना दिक्, काल और गति कोई होता नहीं है. All right, otherwise there is no meaning to it. Time and space and motion holds a meaning. Motion you can say, also you can call it as causality. Cause क्या होता है? Cause and effect. कारण, कार्य कारण जिसको हम बोलते हैं. कोई तो भी कारण है, कुछ तो भी कार्य होता है, उसका परिणाम होता है. तो यहाँ पे दिक्, काल और गति का संबंध आता है. The absolute assumes the form of supreme reality as a first mode on the way to creation, and as such it is beyond time. It is beyond time, space and causality, is fit to express itself through infinite to finite, abstract to concrete, unmanifest to manifest, spirit to matter. अब जो सुप्रीम रियलिटी है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं या परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, ये दिक्, काल और गति के परा है. दिक्, काल और गति उसको एप्लीकेबल नहीं है. जैसे हमने योग सूत्र में देखा, जब हम भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो कि विशेष, पुरुष विशेष कहा है, जो कर्म से परा है, मुक्त है, जो कर्म से मुक्त है, जो काल से मुक्त है, ऐसा वो ईश्वर. तो यहाँ पे वही है कि जहां से सब कुछ निकलता है, उसमें से सब कुछ आता है, राइट. एंड बट उसको टाइम, स्पेस एंड कॉजैलिटी एप्लीकेबल नहीं है. इंडियन कल्चर कंसीव्स क्रिएशन एज अ डिवाइन प्ले. अब हमारी संस्कृति में ये सारी प्रकृति को हम लीला कहते हैं, कि ये प्रभु की लीला है. ये पूरा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड में होने वाली हर चीज, ये एक लीला है. अ डिवाइन प्ले, a meaningful endeavor, a phenomena with purpose, not an accident or an arbitrary expression. और योगा योग नहीं है, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे एक, ये कोई गलती से बना हुआ नहीं है. प्रकृति गलती से अस्तित्व में नहीं आई, हम गलती से अस्तित्व में नहीं आए. हाँ, जो भी कुछ आया है उसको कोई ना कोई अर्थ है और कोई ना कोई पर्पस यानी ध्येय भी उसको होता है. Its source being divine or transcendental, it must also go back to the source itself. दूसरी बात ये है, जहां से आए हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन उस जगह हमें वापस तो जाना ही है, और जाएंगे ही हम. जिस सोर्स में से हम आए, उस सोर्स में हम फिर से समा जाएंगे. To originate is to deviate, is a bondage, a march towards and through ignorance, superimposing it on itself by itself. To get free from that is deliverance, emancipation, moksha. Moksha is thus
द एंड ऑफ क्रिएशन। तो जब हम अस्तित्व में आते हैं तो हमें बंधन में हम आते हैं, बॉन्डेज में आते हैं, और ये बंधन से मुक्त होना और जहां से आए वहां पे वापस जाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। Therefore, Indian culture conceived it as the prime end of life along with the other। सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, सब सब कुछ हमारा, तो हम मोक्ष प्राप्त हमें हो जाएगा, हम इस गेम में से गेम ओवर में चले जाएंगे। Along with the other three subordinate aims, they work together as a force behind human life. Besides this, there are three basic instincts common to living beings that have been recognized as the most fundamental aspirations, and they are प्रेरणा। तीन इन्होंने यहाँ पे बेसिक इंस्टिंक्ट्स बताया है जो हर जीवात्मा में होता है। जब हम अस्तित्व में आते हैं तो इन तीन चीजों को इनबिल्ट लेकर आते हैं। ये तीन चीजें हैं, इंस्टिंक्ट फॉर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, प्राणेक्षण, यहाँ पे शब्द दिया है। प्राणेक्षण यानी खुद के अस्तित्व, स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव, अपने होने की भावना, या टू नो दैट यू आर एग्जिस्टिंग। ओके, इंस्टिंक्ट फॉर एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, आई एम, अस्मि जिसको हम कहते हैं, इसको प्राणेक्षण बोला है उन्होंने। उसके बाद में इंस्टिंक्ट फॉर वाइफ, दैट इज डिजायर फॉर वाइफ, क्रिएशन एंड प्रोक्रिएशन, इसको दरेक्षण बोला है। दरेक्षण यानी खुद को मल्टीप्लाई करने की इच्छा, कि भाई मेरा स्वरूप बने, ये हर प्राणी में होता है इंक्लूडिंग मनुष्य में, कि भाई मेरा जैसा एक जीव जन्म ले, इसको दरेक्षण बोला है। और वितेक्षण बोला है, वितेक्षण इंस्टिंक्ट फॉर वेल्थ, एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज टू मेंटेन लाइफ कंफर्टेबली, और जिंदगी को आसान बनाने के लिए, सुखकर बनाने के लिए जो भी हम संपत्ति, चीजें, वस्तुएं हम इकट्ठा करने का हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इसको वितेक्षण बोला है। ऐसे ये तीन शब्द यहाँ पे दिए हैं, और ये तीन बेसिक इंस्टिंक्ट्स है जो लेके हर जीवात्मा जन्म लेता है। These are the issues on which are based the religious, ethical, medical and social norms, modes of conduct वगैरह वगैरह। ओके, और इसलिए यहाँ पे से फिर हमारे कस्टम बनते हैं और जिंदगी के नियम बनते हैं, और फिर शुभ अशुभ आता है, फिर पूरक अपूरक आता है, यानी इंडिकेटिव एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटिव। जैसे दवाइयाँ में कोई हमारे लिए पूरक है, कोई दवाइयाँ विरुद्ध में काम करती है। मेलेफिक यानी एस्ट्रोलॉजी, फेवरेबल अनफेवरेबल, साइंस ऑफ ओमेन्स, वॉरफेयर एक्सेट्रा। Primarily or ultimately all of life, every field, everything is related to दिक, काल एंड गति। ये तीन चीजों को, हर जिंदगी का हर पहलू ये तीन चीजों से जुड़ा हुआ है। Out of these, time has been treated first and then the space and then the causality। अब इन तीन में से भी पहले कौन आया? तो पहले समय आया, समय यानी टाइम। उसके बाद कौन आया? तो स्पेस आया यानी दिक, और उसके बाद आया कॉजालिटी, फिर उस स्पेस में गति हुई। तो मैं समय हूँ, वो जो डायलॉग हुआ करता था ना महाभारत के स्टार्टिंग में, हाँ, तो फर्स्ट टाइम वाज क्रिएटेड, then space got created, and then cause and effect came into play, which is called as motion. Is it clear? These three things? All right. So पहले हम लोग ना टाइम को देखते हैं, तो काफी सारा उसके बारे में, शुभे दिवस, शुभयम तिथौ, शुभे नक्षत्र वगैरह वगैरह काफी सारा डिटेल दिया है, बट आई जस्ट रीड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। Time occupies the central place and has been given a prime importance in Indian culture। हमारी संस्कृति में समय को बहुत महत्व है। देखो, अगर हमारा कोई काम नहीं होता तो भी हम क्या बोलते हैं? समय आने पे हो जाएगा, समय आने पे मिलेंगे। जब विधि लिखित, जैसे as if time is going to decide what is going to happen when। So time occupies a central place। It has accepted। अब देखो,
अगर टाइम सेंट्रल है तो कैसे गिनेंगे हम टाइम को? उसके लिए हमने सूर्य को सेंट्रल पॉइंट दिया है। तो समय की संकल्पना में सूर्य मध्य बिंदु बनता है। सन इज द सेंट्रल पॉइंट फॉर मेजरिंग टाइम ऑन वन हैंड, मैन ऑन द अदर, एंड अर्थ ऑन द थर्ड कोऑर्डिनेट, एज द थर्ड कोऑर्डिनेट। अब कोई भी समय को का अभ्यास अगर हमको करना है तो मैं सूर्य की स्थिति और समय और पृथ्वी, ओके, तो सूर्य और समय एक ही है समझ लो। तो समय सूर्य के हिसाब से समय है, राइट? तो मैं, समय और पृथ्वी, ये तीन कोऑर्डिनेट बनते हैं। ये तीन चीजों को जब कोऑर्डिनेशन होता है तब कुछ होता है, समथिंग हैपेंस, ऑलराइट, अ हैपनिंग हैपेंस, ऑलराइट। दस, तो सूर्य सेंटर पॉइंट में है, इसलिए सनराइज इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग से, हमारी संस्कृति के हिसाब से सूर्योदय समय की शुरुआत है। तो हम लोग बहुत बार बोलते हैं देखो उपवास करना है, तो वो कभी से, तो सूर्योदय से आपका समय शुरू होता है। ऑलराइट, सो इट सनराइज इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ टाइम, और उसके हिसाब से फिर इंडियन कैलेंडर, हमारा सब कुछ फिर उसके हिसाब से हम तैयार करते हैं। ओके, द डायरेक्शन टू इज फिक्स्ड विथ रेफरेंस टू मैन। अब जैसे टाइम के लिए, टाइम, मी एंड अर्थ, पृथ्वी यानी जहां पे है, वैसे ही दिशा अगर हमको तय करनी है तो मेरे लिए दिशा, in reference to man, the earth and the sun, तो सूर्य, पृथ्वी और मनुष्य, ये तीन चीजों का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो दिशा तय होती है। आ रही है बात समझ में? विजय, लक्षात येतंय? हाँ, ऑलराइट। सो द स्पेशल पॉइंट विच मार्क्स द राइजिंग ऑफ द सन इज द ईस्ट, and the man is supposed to be facing the sun. That they are standing opposite to each other is anticipated. अगर मैंने सूर्य की तरफ, सूर्योदय जब होता है, उदय सूर्य का होता है, मैं सूर्य की तरफ मुख करती हूँ, यानी मेरे सामने पूर्व है और मैं उसके विरुद्ध खड़ी हूँ, तो मेरा चेहरा पूर्व की तरफ है। ऑलराइट, सो एक सेकंड ना, प्लीज एक्सक्यूज मी। काय झालं? आई एम सो सॉरी. The special point which marks the rising of the sun is the east, and the man is supposed to be facing the sun. That they are standing opposite to each other is anticipated. The opposite direction of the man is west, the right is the south, and the left is the north. तो अब ध्यान में आ गया, दिशा अगर सूर्य सामने है तो ईस्ट को फेसिंग है, तो इस तरफ वेस्ट हुआ, तो मेरे राइट की तरफ साउथ आएगा और लेफ्ट की तरफ नॉर्थ आएगा, और नीचे की तरफ द अपर पोर्शन, नीचे की तरफ नदीर शब्द दिया है उन्होंने, नीचे के भाग को, दे आर सेइंग द लोअर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नदीर
एंड द अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज ऊर्ध्व, जेनिथ जिसको कहते हैं. हाँ, सो अशी हे दिशा फाइनल होते. सो इफ मैन इज टेकन एज द बेस इन द प्लेस ऑफ द सन, then his front is the east, back is the west, right is the south, left is the north. The soles of the feet is the nadir, and the point on the head is the zenith. So ही माझी उजवी बाजू, ही माझी डावी बाजू, हा ऊर्ध्व बाजू आणि खालची बाजू, असं असं ही माझी पुढची बाजू. तर शरीर घ्या किंवा जागा घ्या, पण दिशा त्या हिशोबाने डिसाइड होते. ऑलराइट. और काफी कुछ उन्होंने दिया है. इट इज ऑफ टू टाइप्स, इटर्नल एंड फिनोमिनल. ओके, आई विल लेट इट गो. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन. तो ये टाइम के बारे में आपको थोड़ा ध्यान में आ गया कि टाइम सूर्य, पृथ्वी और मनुष्य, इन तीनों के कोऑर्डिनेट से टाइम डिसाइड होता है. अब दिक् और स्पेस के बारे में और भी उन्होंने बात की है. दैट what is true with time is also true with space. The term dik in Indian culture also broadly speaking covers direction. We have seen as to how directions are fixed. अभी हमने देखा कि दिशा कैसे तय हुई. The term dik has been defined as that category which serves the practical purpose of life in terms of east, west, etc. It is one yet enumerated as 2, 4, 5, 8 or 10 at the most, keeping in view the principle of opposition or polarity. Actually कोई दिशा है नहीं. अगर हमको दिशा तय करनी है तो एक व्यक्ति, उठने वाला सूर्य, हाँ, और जहां पे वो, देखो आप दुनिया के कौन से कोने में है उसके हिसाब से आपका सूर्य का ईस्ट होगा, राइट. तो ये तीन चीजों को कोऑर्डिनेट जब लोगे तो ही आपका दिशा तय होती है. अब जब हमने दिशा तय कर ही दी है तो चारों दिशा, षट दिशा यानी 6 ऊपर और नीचे को पकड़ेंगे तो, या तो अष्ट दिशा भी हो सकती है या तो मैक्सिमम दश दिशा होती है. बराबर है. हाँ, सबको 10 डायरेक्शंस मालूम है. ऑलराइट. सो क्यों होती है 10, कैसे तैयार होती है? ऑपोजिट एंड को पकड़ के 10 तैयार होती है. हर एक चीज का कोई ना कोई ऑपोजिट होता है, पोलैरिटी जिसको कहते हैं. ये पोलैरिटी के हिसाब से होता है. As has been already stated, the directions have been fixed, keeping the sun as the time, the beginning of the year, and then point of eastern horizon, that is space, and also the local considerations for the local purposes. Indian culture has further assigned their significance in relation to human life. अब देखो, ये जो काल है और ये जो दिशा है, हमारी जिंदगी से इसका बहुत ताल्लुक बनता है. और बहुत कुछ हमारी चीजें, हम जो भी कुछ करते हैं, ये दो चीजों का हमारे लाइफ में या हमारे मोशन में, हमारे मूवमेंट में, हमारे एक्शंस में, इसका बहुत कुछ देयर इज अ कनेक्टिविटी टू इट. द प्रॉपर्टीज ऑफ द ईस्ट. अब देखो, अब हमने देखा कि हर एक चीज का ऑपोजिट है. इसका मतलब ये हुआ that the properties of the east are opposite to those of the west, and of those south is opposite of those of the north, of the nadir is opposite to those of the zenith. तो गुणधर्म भी विरुद्ध होंगे. ऑलराइट. जैसे जैसे हमने ईस्ट, और यही समझाएंगे, रुको, मैं समझाने से अच्छा यहाँ जो दिया है वही पढ़ती हूँ. तो ईस्ट के गुणधर्म जो है, वेस्ट के गुणधर्म उसका ऑपोजिट होगा, नॉर्थ के गुणधर्म से साउथ का गुणधर्म ऑपोजिट होगा. इस तरह से अष्ट दिशाओं का जो ऑपोजिट एंड है उसके गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक भी ऑपोजिट हो गए. द कॉर्नर डायरेक्शंस बिटवीन द मेन ऑपोजिट पेयर्स आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द डायरेक्शन. अब जो चार दिशा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, लेकिन जो कॉर्नर के डायरेक्शन है, यानी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये जो कॉर्नर के डायरेक्शंस जो है ना, इसमें दोनों के बाजू के, लाइक नॉर्थ ईस्ट में थोड़े नॉर्थ के गुणधर्म और थोड़े ईस्ट के गुणधर्म, इस तरह से होगा. फ्रेंड्स, यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट. मुझे कुछ देना है, मैं अभी आई.
आले आले. ऑलराइट. या सो हाँ, तो जो कॉर्नर के दिशाएं हैं, जैसे अपन हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं, ईशान्य और ऐसे सब नाम है ना उनके, राइट? कोणाला पटकन सांगता येईल 4 दिशा? ईशान्य आग्नेय नैऋत्य ईशान्य, आग्नेय, वायव्य वायव्य आणि नैऋत्य वायव्य. नैऋत्य. हाँ, बरोबर. हाँ, तो ये जो है ना, इसमें दोनों के गुणधर्म आते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ. द सन इज द ईस्ट एंड द मून इज द वेस्ट. उसी तरह सूर्य अगर ईस्ट है तो मून, चंद्र वेस्ट है. हाँ, पूर्व है तो वो पश्चिम है. conceptually all the while and actually also both of them are opposite to each other. The west is thus attached with all the lunar qualities. तो अगर पश्चिम को आप देखोगे तो वहां पे सारे चंद्र के गुणधर्म दिखेंगे आपको. शीत, लाइक कोल्ड, एक्सेट्रा. द वेस्ट इज कॉल्ड एज पूर्ण. पूर्ण यानी लिटरली कंप्लीटली फिल्ड, भरा हुआ. हाँ, पश्चिम को पूर्ण भी कहते हैं, यानी पूरी तरह से भरा हुआ. इट इंडिकेट्स ग्रोथ, नरिशमेंट और इंक्रीज. और वो क्योंकि वो पूर्ण है, पश्चिम दिशा क्योंकि वो भरी हुई है, वहां पे प्रगति है, ग्रोथ है, वाढ ज्याला आपण म्हणतो, नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन ज्याला म्हणू आपण, आणि इन्क्रीज, वाढ. बोथ. So growth and increase and nourishment. The east being exactly opposite to it would also have opposite qualities and properties. तो पूर्व का पश्चिम से बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक बनेगा. इट वुड therefore stand for emptying. अगर पश्चिम पूर्ण है तो पूर्व खाली है. ठीक है? बिकॉज दिस इज फुल, दिस इज एम्प्टी. डिक्रीज, वहां पे बढ़ावा आहे, वाढ आहे, आणि इथे रिकामेपणा आहे. तिकडे ग्रोथ आहे तर पूर्वेमध्ये डिके आहे, सडणं आहे. ऑलराइट. सो ग्रोथ, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट एंड इंक्रीज बिलोंग्स टू वेस्ट, एंड एम्प्टिंग, डिक्रीज एंड डिके बिलोंग्स टू ईस्ट. अब देखो, the south is the climax of all the solar qualities. साउथ जो है ये सूर्य के सारे गुणधर्मों से भरा हुआ है, और नॉर्थ जो है ये चंद्र के गुणधर्मों से भरा हुआ है. पटत आहे ना? है ना? जर आपण उत्तर बघितलं किंवा दक्षिण बघितलं, दक्षिणाला सूर्य, आता लागून घ्या काय पण, माणसांच्या रंगापासून तर सगळ्या गोष्टी तिकडे लावून घ्या. ऑलराइट. सो इट इज, द नॉर्थ इज लुनार क्वालिटीज. द साउथ इज दीप्त, घोर. दीप्त याने प्रदीप्त म्हणतो ना आपण, लाइटेड, ब्लेझिंग. आणि घोर म्हणजे टेरिबल, भयंकर. सो साउथ जे आहे हे दीप्त पण आहे, भरपूर प्रकाश आहे तिकडे, आणि ते घोर पण आहे, म्हणजे भयंकर पण आहे. नॉर्थ इज शांत, ट्रँक्विल, काम. ऑलराइट. Important to know is, in fact, such are the effects produced in the body of a person facing these directions for a while, or rather for a long time.
उस दिशा में आप जितना ज्यादा रहोगे उसके गुणधर्म आपके शरीर में क्रिएट होंगे. Alright. With such basic consideration, the acts and activities of men are grouped or categorized under four major heads. इसलिए हमारा जो भी कर्म है, क्रियाएं हैं, इसको चार इसमें डिवाइड किया हुआ है, चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. लाइक पुष्टि कर्म टू द वेस्ट. पश्चिम जो है यहाँ पे पुष्टि कर्म है. झरण मरण वशीकरण. ओके, झरण मरण वशीकरण, ब्लैक मैजिक. Acts of uprooting, restraining, etc. belongs to the south. तो दक्षिण में झरण मरण वशीकरण. Soothing, appeasing, शांति कर्म. शांति कर्म नॉर्थ. Getting rid of ignorance or to have illumination to the east. और पूर्व जो है, ईस्ट जो है, यहाँ पे अज्ञान का अंत लाना, चैतन्य में आना, प्रज्ञा जागृत करना, ये सब ईस्ट में होता है. Alright? The work of particular type has to be commenced and performed facing particular direction. तो किस प्रकार का, अगर आपको याद हो तो लेवल आई थिंक 2 में सर ने ये, या लेवल 1 में ही उन्होंने डिस्कस किया था, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. सो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज अगर आपको करनी है तो उस दिशा में उस दिशा को फेस करके करना जहां से वो डिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए. और अगर आपको कंस्ट्रक्टिव कुछ करना है तो उस दिशा से होना चाहिए जहां पे उसका अच्छा ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो. Alright? So here they are saying the same thing, that the work of particular type has to be commenced and performed facing particular direction. This is the base of Swarodaya and all other branches of learning and practices in Indian culture. Alright? Now, as stated above, the term दिक covers the notion of space and with it, तो डायरेक्शन को लग के आता है आकाश तत्व, या तो क्षेत्र जिसको हम बोलेंगे, स्पेस जिसको हम बोलेंगे. दिशा और स्पेस ये दोनों एक दूसरे को लग के ही आएंगे. एंड विथ इट इज अटैच्ड द कंसेप्ट ऑफ महाभूत. और अगर स्पेस है, अगर दिशा है, तो पंच महाभूत तो उसमें है ही है. राइट? तो ये पंच महाभूत उसको लग के आते हैं. पंच महाभूत एंड द लोकास, और लोक जो 14 लोक की हम बात करते हैं ना, वो भी. आकाश, वायु, तेज, जल एंड पृथ्वी इज द ऑर्डर ऑफ महाभूता. ईच ऑफ द फॉलोइंग वन इज द इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस वन. तत्व द टर्म, सो पहले सबसे पहले पृथ्वी में सबसे पहले आकाश में से वायु में से अग्नि निर्माण हुआ, अग्नि में से जल, और जल में से पृथ्वी निर्माण हुआ. तो वो जो निर्मिति, कॉस्मोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, अगर हम निर्मिति का क्रम देखें तो वो भी आकाश, वायु, तेज, जल, अग्नि, जल, पृथ्वी ऐसा है. ईच ऑफ द फॉलोइंग वन इज द इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस वन. तत्व द टर्म मीनिंग एन एलिमेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल. तत्व यानी नियम जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, और तत्व यानी धातु या एलिमेंट जिसको हम बोलेंगे, ये भी हो सकता है. could better be understood today in terms of structure and function in modern science or philosophy. The term tattva in Sanskrit connotes both these aspects. जब हम लोग संस्कृत में तत्व ये शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका दोनों मतलब होता है, एलिमेंट यानी तत्व भी और प्रिंसिपल यानी नियम भी. ये दोनों मतलब से हम उसका उपयोग करते हैं. द परा तत्व इज बियॉन्ड दीज टू. एलिमेंट और प्रिंसिपल जिसको नहीं अप्लाई होता वो परा तत्व है, जो तत्व से परा है. ऑलराइट? The creation that starts from the absolute comes down to earth and ends there itself. The ladder conceived as comprising of 25 to 36 तत्वस in सांख्य and शैविज्म. हम सब जानते हैं सांख्य योग में उन्होंने 25 तत्व बताए हैं और शैविज्म में 36 तत्व बताए हैं. Represents an ascending order, evolution
उधर, तो वो उसका उधर होते जाता है। द अर्थ एज द प्रिंसिपल एज एन एलिमेंट इज अ स्पेस ऑफ इट्स ओन टाइम, ऑफ इट्स ओन टाइप विच इज कॉल्ड एज लोका। अब उसमें से हमारा पृथ्वी जो है वो एक लोक है। ऑलराइट, लोकास द वर्ल्ड हैज इट्स ओन टाइम साइकिल, और पृथ्वी का अपना अपना काल चक्र है। तो एक ब्रह्मांड का काल चक्र है, एक काल चक्र के परा भी कुछ तो भी है, और पृथ्वी का अपना अपना एक काल चक्र है। एंड एज यू एंड अ यूनिट एज वेल एज प्रिसाइडिंग गॉड एंड गॉडेसेस। और ये काल को यूनिट यानी मिनट्स, आवर्स, डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, हाँ, तो इसको ये यूनिट बनता है। आ रहा है ध्यान में? हाँ, ऑलराइट। तो ये और उसका भी अपना अपना देवी देवताएं हैं। ऑलराइट, सो इट हैज गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ इट्स ओन। अब व्हाट्स द टाइम लाइक? ओके, एक्चुअली लिटरली एक पेज और एक पैराग्राफ है बाकी, लेकिन आई थिंक वी विल रीड इट ऑन मंडे, क्योंकि अभी ये दिक और काल उन्होंने समझा दिया, और उसको लग के दिक, काल एंड मोशन, सो स्पेस, टाइम, स्पेस एंड मोशन, उसको लग के कॉजालिटी, मोशन भी उन्होंने समझा दिया। अब रिलेशन ऑफ टाइम टू प्राणा, तो प्राणा और समय का क्या संबंध है ये वो समझाएंगे। So I think we will stop here because it's 2 pages and there is calculation in it. तो हम ये मंडे को पढ़ेंगे। We will go into meditation now. Just I will continue over here. Stop this class over here, and meditation we will record separately. All right.